मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने वाले हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये वे सवाल है दोस्तों जो कि आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन सभी सवालों को अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक सवाल का आंसर हमारे बताने से पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो आप हमें फ्री क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जिमरमैन ने कहा था। और पहला ही चैप्टर का सवाल है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और इस तरह से हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताइएगा तो आपका समझ में आएगा कि हाँ हमको ये सवाल का आंसर मालूम है और इस सवाल का आंसर मालूम नहीं है। और जिसका मालूम नहीं है आप लोग उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और अगला सवाल दोस्तों दिया गया है प्रश्न संख्या 2 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी में 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी से इसका फटाफट आंसर बताइए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? यह बच्चा वाला सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है कि पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? जो पिछड़ा राज्य है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का बिहार राज्य है, उसी को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार की कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसीलिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है? तो आपको ये आंसर याद रखने योग्य है क्योंकि कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। ये लॉलीपॉप सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन बार बार रिपीट करने वाला सवाल है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। अगला सवाल है जितने भी सवाल हैं आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कोई भी पेपर उठा कर देखिएगा, ऐसे सवाल आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी किसके कारण आता है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी कब आता है? जब समुद्र में भूकंप उठता है तभी जाकर सुनामी आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब समुद्र में भूकंप उठता है तो सुनामी का प्रमुख कारण यही है कि समुद्र में भूकंप का उठना। अगला सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए। वनमूलन है कि अति पशुचारण है कि अधिक सिंचाई है? ये तो आपके किताब के अंतर्गत भी दिया गया सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? ऑप्शन में आपका आंसर सही नहीं दिया है लेकिन आपको याद रखना है कि जो डॉल्फिन होती है वो केवल भारत में पाई जाती है ऐसे, लेकिन यहाँ पर इसको देना चाहिए कि जो गंगा डॉल्फिन है वह केवल भारत में पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती है लेकिन यहाँ पर गंगा शब्द नहीं है, तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा जो केवल डॉल्फिन है वह भारत में पाई जाती है। भारत तो डॉल्फिन प्रत्येक देश में पाई जाती है लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार अभी फिलहाल यही आंसर होगा कि जो गंगा डॉल्फिन है वही केवल भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो कहा गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है।
अगला सवाल दिया गया है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है, कि महासागर में जब भी कंपन होता है, महासागर में भूकंप आता है तो उसके कारण क्या होता है। तो जब भी महासागर में कंपन होता है, समुद्र में भूकंप आता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा सुनामी ही आता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन होती है। भूकंप तरंग कई प्रकार होती है, पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल तरंग होती है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले भूकंप तरंग कौन है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली पी तरंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दाल किस प्रकार का पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी कि दाल में क्या पाया जाता है। दाल हम लोग खाते हैं कोई भी दाल, उसमें क्या पाया जाता है। तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। जो दाल होता है वो प्रोटीन का स्रोत होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। जब 1977 में लोकसभा में चुनाव हुआ था तो किस दल को बहुमत मिला था। तो सही उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी। जनता पार्टी को 1977 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक दोस्तों जितने भी सवाल हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोग सही सवाल का जवाब दे रहे होंगे। अभी आप लोग वीडियो ख़त्म मत कीजिएगा, आगे ऐसे भी VVI सवाल आने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां गलत करते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं गलत करते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में से छोड़ के मत जाइएगा, मेरा यही आपसे अनुरोध है। तो मैं आशा करता हूं कि 15 तक में आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है। हो सकता है एक दो लोगों का गलत है, फिलहाल आसान सवाल है, तो 15 तक आपका सवाल बहुत आंसर क्लीन तरीका से आया होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है प्रश्न संख्या 16 कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये जो योजना आयोग वाला सवाल है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं जहाँ हर एक साल नहीं पूछा जाता है। आप लोग पेपर उठाकर देख सकते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आपसे कई बार पूछा जाने वाला VVI सवाल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। जो आपके पास ऑप्शन है, हुंडई है, टोयोटा है, फोर्ड है, टाटा है। इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जो टाटा ब्रांड है ये विदेशी ब्रांड नहीं है, हम लोग की देसी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, टाटा ब्रांड है। बाकी सब के सब विदेशी ब्रांड है। अगला सवाल है, कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जो सीमेंट उद्योग होता है, वो कृषि पर आधारित नहीं होता है। कृषि पर आधारित उद्योग सीमेंट नहीं है। अब यदि आपको 480 नंबर लाना है, 450 प्लस लाना है, तो आप लोग को बढ़िया से घर पर एकदम रेगुलर 7 से 8 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, ऐसा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ना जैसा नाम है वैसा ही खोजकर्ता का भी नाम है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। ये जो सवाल है 2 बार रिपीट हो गया है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। पीछे आप लोग आंसर जान चुके हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में जो राजनीतिक दलों की जो मान्यता होती है और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। वो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बच्चा वाला सवाल, बेसिक सवाल, लॉलीपॉप सवाल है। इसका आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? जो योजना आयोग है 1950 में जब इसका गठन किया गया था, तो इसको भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके उसका नाम अलग दिया गया, नीति आयोग। योजना आयोग को ही अब क्या कहा जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर 2027 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल वेदांत क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं हो। अब चलते हम लोग अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। और अगला महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम का इनमें से प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो यूरेनियम का इनमें से जो महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है वह झारखंड का जादूगोड़ा है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का प्रमुख केंद्र होता है। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? सवाल में ये नहीं पूछा है और आपके किताब में भी नहीं दिया है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, बस ये पूछा है कि कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, यही आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित या नवीकरणीय, अनवीकरणीय या अजैव संसाधन? तो जो सौर ऊर्जा संसाधन होता है वो नवीकरणीय संसाधन होता है। उसका एक बार उपयोग करने के बाद भी हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन सही दोस्त हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ये कई बार नहीं तो 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो प्रणाली है वह संसदीय है और संघीय है। भारत में संघीय एवं संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? भारत में क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद जो है समस्या एक बहुत क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? इनमें से प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिए, जल्दी से पढ़ के बताइए कि इनमें से प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? तो जो विद्युत होता है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं होता है। अगला सवाल है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है? नरेगा के अंतर्गत जो ग्रामीण मजदूर होते हैं उन्हें कम से कम कितना दिनों के लिए? तो उन्हें कम से कम 3 महीने के लिए यानी कि 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि मानव पूंजी के घटक इनमें से कौन है? मानव पूंजी के घटक इनमें से कौन है? तो मानव पूंजी के घटक सब के सब है, चाहे वो ज्ञान हो, कौशल हो, अनुभव हो, यानी कि सब के सब मानव पूंजी के घटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्त यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10वीं क्लास से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे आप लोग को। और इसके अलावा मैथ का एक फार्मूला बुक मैंने बनाया, यदि आपको 10वीं क्लास के लिए मैथ की समस्या है तो मैंने फार्मूला बुक तैयार किया। मैथ के फार्मूला बुक को पढ़िए, आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा मैथ में। तो जिनको भी मैथ का फार्मूला बुक भी चाहिए तो इस दिए गए नंबर में फ्री ऑफ कोर्स में आप लोग फार्मूला बुक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का नाम क्या था? बांग्लादेश के कौन ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में किया गया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिस साल, उसी साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किया गया। दोनों तरीका से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब किया गया? जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में जब से सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये याद रखिएगा, ये भी हमको लगता है कि 4 से 5 बार पूछ चुका है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी जो भूकंप है 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 40, इस यहाँ पर लिखा है 50, लेकिन इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है। और आज की क्लास में हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लिया। आपने 40 में से कितने सवालों का सही जवाब दिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लास कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।